समर्पण के ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। पिछली क्लासेस में हमने एक चैप्टर अपना कंप्लीट कर लिया था, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। वो अपना कंप्लीट चैप्टर हो चुका था, उसके क्वेश्चंस उसके साथ कुछ हद तक करवा दिए गए थे आपको सॉल्व। नेक्स्ट आगे हम लोग चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, लेसन नंबर फर्स्ट, सॉलिड स्टेट। इसको कह सकते हैं आप लोग ठोस अवस्था। देखिए लेसन नंबर फर्स्ट है, नाम है उसका सॉलिड स्टेट। इट मीन्स ठोस अवस्था। देखिए पिछली क्लासेस में हमने पढ़ा है पदार्थ के बारे में, पदार्थ की अवस्थाओं के बारे में। पदार्थ क्या होता है, उसकी अवस्थाएं क्या होती हैं, कितने प्रकार की होती हैं। उधर उस स्थिति में पहले या पीछे हमने पढ़ा है कि पदार्थ किसे कहते हैं। तो बात करें पदार्थ की तो सबसे पहले बात आती है कि दुनिया में पाया जाने वाला वह वस्तु या कोई भी ऐसी वस्तु जिसका एक द्रव्यमान होता है, जिसका एक निश्चित भार होता है, वे सभी वस्तुएं क्या कहलाती हैं, पदार्थ की गणनाओं में आती हैं। सीधे शब्दों में फिर दोबारा बोलना चाहूँ मैं क्या कि संसार की प्रत्येक वस्तु जिसका एक निश्चित भार होता है, निश्चित द्रव्यमान होता है, वे सभी की सभी वस्तुएं एक तरीके से क्या कहलाती हैं, द्रव्य कहलाती हैं, पदार्थ कहलाती हैं। और उसी स्थिति में पदार्थ की तीन अवस्थाओं की चर्चा हम चैप्टर नंबर क्लास 11 में पिछले साल कर चुके हैं और कक्षा 11 में भी आपको बताया गया है। उस स्थिति में आपको बताया गया था कि पदार्थ की तीन अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव और गैस, जिनमें से दो अवस्थाओं की चर्चा हम लोग 11th क्लास में अच्छे से करके आए हैं। एक तो द्रव अवस्था के बारे में हमने अच्छे से जानकारी ली है, इसी प्रकार से उसकी जो गैसीय अवस्था है उसके बारे में भी हमने क्या किए, जो वहाँ से जानकारी प्राप्त की। लेकिन हमने ठोस अवस्था के बारे में वहाँ बहुत कम अध्ययन किया है, कुछ न के बराबर मात्रा में उसको स्टडी किया था। तो आज हम अपनी क्लास में पढ़ने का प्रयास करेंगे ठोस अवस्था। तो सबसे पहली बात मैं कहना चाहूँ कि ठोस अवस्था होती क्या है, कहते किसे हैं, ठीक है, या फिर इसके गुणधर्म क्या होते हैं, उन सभी के बारे में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से जानकारी प्राप्त करेंगे। तो देखिए इसके गुणधर्मों के साथ इसको डिफाइन करते हुए लोग चलते हैं क्या कि ठोस जो होते हैं वो होते क्या हैं, किसे कहा जा सकता है ठोस, ठीक है। तो देखिए ठोस वे पदार्थ होते हैं जिनका आकार व आयतन, जिनका आकार व आयतन क्या होता है, निश्चित होता है। इट मीन्स उनके ऊपर प्रेशर लगा करके या दबाव बना करके या दाब लगा करके आप उनके आकार और आयतन में क्या नहीं कर सकते हैं, परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। जिनमें विसरण का गुण जो है वो न के बराबर होता है, वो असंपीड्य होते हैं, जिनके गलनांक व क्वथनांक उच्च होते हैं। ऐसे जो पदार्थ होते हैं वो मोस्टली कंडीशन में क्या होते हैं, ठोस, और उनकी ये जो अवस्था है वो क्या कहलाती है, ठोस अवस्था कहलाती है। तो देखो 1 by 1 इसकी गुण जो है उसकी हम लोग चर्चा कर रहे हैं। यहाँ से कह सकते हैं क्या कि ठोस क्या होते हैं, ठोस के ठोसों के आकार व आयतन, ठोसों के आकार व आयतन निश्चित होते हैं। नंबर 2, दूसरे गुण की बात करें, इनके जो अवयवी कण हैं, इसमें जुड़ने वाले जो पार्टिकल्स हैं, जो अवयवी कण हैं, उनके मध्य की दूरी बहुत कम होती है। दूसरी बात करें हम लोग क्या कि ठोस के अवयवी कणों के मध्य दूरी बहुत कम होती है। अवयवी कणों की मध्य दूरी कम होती है। ये दूरी जो है वो कम होती है, उसके कारण अवयवी कणों के मध्य आकर्षण अधिक होता है। देखिए
यहाँ से जो बात बताई गई उसके लिए बताना चाह रहा है कि ठोसों के अवयवी कणों के मध्य दूरी कम होती है। इट मीन्स जो गैस ठोस होते हैं उनके जो अवयवी कण हैं वो इस प्रकार से एक दूसरे के साथ बिल्कुल सटी हुई अवस्था में क्या होते हैं, व्यवस्थित होते हैं। अर्थात दो ठोसों के या ठोस के अवयवी जो दो कण हैं उनके बीच का जो स्पेस है वो न के बराबर होता है। इसके कारण एक कण दूसरे कण को अच्छे से आकर्षित करता है और उनके मध्य आकर्षण बल जो है, ठीक है, उसका मान क्या होता है, अधिक हो जाता है। इसी प्रकार से आगे बढ़े हम लोग, ये जो ठोस होते हैं इनके मध्य आकर्षण बल अधिक होता है, इसके कारण इनके ऊपर दाब का जो प्रभाव होता है वो बहुत कम होता है, न के बराबर होता है। इसलिए ठोस असंपीड्य प्रकृति के होते हैं, अर्थात इन्हें कंप्रेस्ड नहीं किया जा सकता, इन पे दबाव नहीं लगाया जा सकता, दाब नहीं लगाया जा सकता, इनको दाब लगाकर उनके आकार या आयतन में परिवर्तन नहीं किया जा सकता। इट मीन्स ये कैसे होते हैं, असंपीड्य प्रकृति के होते हैं। इसी प्रकार से बात करें क्या कि इनके मध्य लगने वाला आकर्षण बल अधिक होता है। इट मीन्स इनके गलनांक व क्वथनांक भी क्या होने चाहिए, अधिक होने चाहिए। क्यों? क्योंकि आकर्षण बल अधिक होगा तो इनके मध्य बनने वाले जो आबंध होंगे वो प्रबल होंगे, मजबूत आबंध होंगे। एंड देन उस कंडीशन में इनके गलनांक व क्वथनांक भी क्या होते हैं, अधिक होते हैं। अर्थात बात करें ठोसों के गलनांक व क्वथनांक अधिक होते हैं। देखिए बात क्या कहना चाह रहा है, ये ठोस जो होते हैं इनका मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, इसको कह सकते हैं गलनांक व क्वथनांक, दोनों के दोनों क्या होते हैं, मैक्सिमम होते हैं। क्यों होते हैं? वो भी इसके आकर्षण बल पे डिपेंड करते हैं। इनके मध्य लगने वाला आकर्षण अधिक होता है, मतलब यहाँ पर बनने वाला जो बॉन्ड है, ये जो बॉन्ड है वो कैसा होता है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। और स्ट्रॉन्ग अगर बॉन्ड होगा तो देन उस स्थिति में Mp एंड Bp दोनों के दोनों क्या होंगे, यहाँ से मैक्सिमम होंगे, अधिकतम होंगे। कह सकते हैं कि ठोसों के गलनांक व क्वथनांक क्या होते हैं, उच्चतम होते हैं। नेक्स्ट कैरेक्टर की बात करें, देखिए बात आ गई क्या कि ठोस जो होते हैं उनकी स्ट्रक्चर इस प्रकार से होती है, द्रव जो होते हैं उनकी स्ट्रक्चर इस प्रकार से होती है, और गैस जो होते हैं उनकी स्ट्रक्चर इस प्रकार से होती है। तो देखिए बात क्या आ रही है इसके अंदर, नेक्स्ट बात कर रहे हैं हम लोग, क्या कहना चाह रहा है कि एक निश्चित क्षेत्र में ठोसों में अवयवी कणों की संख्या क्या है, अधिक है, द्रव में उससे कम, और जो गैस है उसमें उसके अवयवी कणों की संख्या क्या है, सबसे कम। तो क्या कह सकते हैं हम लोग कि ठोस जो होते हैं इनकी डेंसिटी, मतलब इनका जो घनत्व होता है वो द्रव व गैसों की तुलना में क्या होता है, अधिक होता है। तो सीधे शब्दों में हम लोग कह सकते हैं कि ठोसों का घनत्व क्या हो सकता है, अधिक हो सकता है। कह सकते हैं कि ठोसों का जो घनत्व है वो भी क्या होता है, मैक्सिमम होता है, अधिक होता है। ठीक है, एक बार फिर बता देता हूं मैं क्या कि ठोस क्या होते हैं। ठीक है, ठोस अवस्था किसे कहते हैं इसके बारे में एक बार फिर चर्चा कर लेते हैं। तो मैंने पहले बताया पदार्थ 3 प्रकार के बताए, ठोस, द्रव व गैस। ठीक है, यहाँ हम चर्चा कर रहे हैं ठोस अवस्था की। उस स्थिति में कह सकते हैं कि ठोस वे पदार्थ होते हैं जिनका आकार व आयतन निश्चित होता है, इनके मध्य की दूरी कम होती है, इनके अवयवी कणों के मध्य आकर्षण बल अधिक होता है, जो असंपीड्य प्रकृति के होते हैं, जिनके गलनांक व क्वथनांक अधिकतम होते हैं, व जिनका घनत्व अधिक होता है। ऐसे जो पदार्थ होते हैं वो क्या कहलाते हैं, ठोस कहलाते हैं। और इनकी ये जो अवस्था है वही क्या कहलाती है, ठोस अवस्था कहलाती है। यहाँ तक सभी ने देखा होगा, जाना होगा, ये सभी कैरेक्टर्स जो हैं इसी से संबंधित बहुत से क्वेश्चन यहाँ से निकल करके अपने सामने आते हैं। उस स्थिति में कह सकते हैं क्या कि ठोस जो होते हैं, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है आपके सामने मैं कहूँ कि ठोस जो होते हैं वो कठोर होते हैं।
ठोस जो होते हैं कठोर होते हैं, उसका मुख्य कारण क्या है? उधर यहाँ से देखिए ये जो पदार्थ है इसमें ये भी जो कण है वो पास पास स्थित है, जिसके कारण इनके मध्य लगने वाला जो आकर्षण बल है वो कैसा है? मैक्सिमम है। इस वजह से ये अवयवी कण तो पास पास होंगे, इनके मध्य आकर्षण बल अधिक होगा, तो ये कैसी प्रकृति के होंगे? कठोर होंगे। तो टफ हार्डनेस इनमें पाई जाएगी, तो उधर उस स्थिति में कैसे होंगे? कठोर प्रकृति के होंगे। तो यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में पीछे पूछा जा चुका है, आगे भी पूछ सकते हैं, उसके लिए आगे भी आपसे जानकारी मांगी जा सकती है उसके बारे में कि ठोस जो होते हैं वो कठोर होते हैं। क्यों? क्योंकि इनके मध्य लगने वाला जो आकर्षण बल है, अट्रैक्शन जो फोर्स है वो क्या होता है? अधिकतम होता है, मैक्सिमम होता है, जिसके कारण ठोस जो होते हैं कैसे होते हैं? कठोर प्रकृति के होते हैं। तो बात करें ठोसों के प्रकार की। ठोस जो होते हैं मोस्टली कंडीशन में दो प्रकार के होते हैं, क्रिस्टलीय व अक्रिस्टलीय, जिसको आप लोग कह सकते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमोर्फस सॉलिड। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग ठोस हैं उसकी अवस्थाएं जो है उसकी चर्चा करते हैं कि कितने प्रकार के ये होते हैं। ठीक है, मैं इसको क्लियर कर देता हूँ एक बार। प्रकार की, ठीक है, इट हैज टू टाइप्स। ठोस अवस्था जो है वो दो प्रकार की होती है, या कहने का मतलब इसकी जो ठोस पदार्थ है उनकी दो प्रकार यहाँ पे पढ़े जा सकते हैं। फर्स्ट आप लोग पढ़ सकते हैं क्रिस्टलीय ठोस, जिसको आप लोग कह सकते हैं CRYS सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड। और दूसरा है क्रिस्टलीय ठोस, जिसे आप पढ़ सकते हैं एमोर्फस सॉलिड। एमोर्फस सॉलिड इसको पढ़ा जा सकता है। तो बात करें कि क्रिस्टलीय व अक्रिस्टलीय ठोस होते क्या हैं, जैसे एक साधारण सी बात है कि बोर्ड पर पढ़ाने के लिए यूज लिया जाने वाला चौक और जो मार्बल होता है, ग्रेनाइट पत्थर इसको कह सकते हैं, चूना पत्थर इसको हम कह सकते हैं, तो ये दोनों के दोनों एक प्रकार से क्या ठोस है, लेकिन एक क्रिस्टलीय ठोस है और दूसरा क्या है? अक्रिस्टलीय ठोस। इट मींस दोनों में क्या है? डिफरेंट है। तो मार्बल जो होता है वो तो होता है क्रिस्टलीय ठोस, और चौक जो होता है वो अक्रिस्टलीय ठोस होता है। इसमें डिफरेंट कैसे कर लिया है? ठीक है, तो इनमें उपस्थित जो अवयवी कण है वो अगर एक निश्चित ज्यामिति में, एक निश्चित आकार में, एक निश्चित स्थिति में क्या रहते हैं? व्यवस्थित रहते हैं। ठीक है, तो वो किसके अंतर्गत आ जाते हैं? क्रिस्टलीय ठोसों में आ जाते हैं। और जिनकी ज्यामिति क्या नहीं होती है? निश्चित नहीं होती है, ठीक है, वो क्या होते हैं? एक तरीके से क्रिस्टलीय ठोस होते हैं, जिनको आप लोग आसानी से प्रेशराइज्ड करके तोड़ सकते हैं। एक तरीके से उनकी प्रकृति कैसी होती है? क्रिस्टलीय। लेकिन जिनको आप तोड़ नहीं पाते हैं मौसमी कंडीशन में, वो क्या होते हैं? एक तरीके से क्रिस्टलीय ठोस होते हैं। तो कह सकते हैं हम लोग इनके अंदर सबसे पहले इसकी डिफाइन करने के प्रयास करें, इसकी परिभाषा लिखने का प्रयास करें, तो क्या कह सकते हैं कि वे ठोस जिनके अवयवी कण एक निश्चित ज्यामिति में, एक निश्चित ज्यामिति में क्या होता है? व्यवस्थित होते हैं, क्या कहलाते हैं? क्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं। तो देखिए वे ठोस जो अवयवी कणों की निश्चित ज्यामितीय व्यवस्था रखते हैं, या फिर जिनके अवयवी कण निश्चित ज्यामितीय व्यवस्था में क्या होते हैं? व्यवस्थित होते हैं, वे क्या कहलाते हैं? क्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं। बात करें अक्रिस्टलीय ठोसों की, उस कंडीशन में कह सकते हैं वे ठोस जिनके अवयवी कण
निश्चित ज्यामितीय व्यवस्था में नहीं होते, क्या कहलाते हैं? अक्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं। बात करें दूसरे गुण की, क्रिस्टलीय ठोस वे होते हैं जिनका गलनांक क्या होता है? निश्चित होता है। इट मींस इनका जो गलनांक है वो क्या होता है? निश्चित होता है। और जो अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं इनके जो गलनांक होते हैं वो क्या होते हैं? अनिश्चित होते हैं। नेक्स्ट बात करें इनके परास की, ये जो होते हैं वो क्या होते हैं? दीर्घ पराशी होते हैं। कैसे होते हैं? दीर्घ पराशी होते हैं। कैसे कहा होते हैं ये? दीर्घ पराशी होते हैं। कैसे? देखिए एक बात कहने का मतलब क्या है कि जब इनकी व्यवस्था को पढ़ा जाता है, इनके अवयवीकरणों की जो निश्चित ज्यामिति होती है उसको अध्ययन किया जाता है, तो बहुत अधिक लंबी दूरी तक एक समान पैटर्न के अवयवीकरण, जैसे कहा भैया हमने इसको माना ए, इसको भी माना ए, 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 ए। इट मीन्स सभी का नाम या एक तरह से सभी की जो पहचान है वो एक जैसी है, एक समान है। तो उस कंडीशन में सभी का पैटर्न क्या हो गया? एक ही प्रकार का हो गया। तो कह सकते हैं क्या कि इनके अंदर पाए जाने वाले जो अवयवीकरण है उनका पैटर्न एक ही प्रकार का होता है, या एक ही प्रकार के पैटर्न के अवयवीकरण जो है वो इसमें क्या होते हैं? उपस्थित होते हैं। और लंबी दूरी तक एक समान कण हमें यहाँ से क्या होते हैं? देखने के लिए मिलते हैं। उस स्थिति में इनको आपको क्या कह सकते हैं? दीर्घ परासी कह सकते हैं। इधर बात करें हम लोग इनकी, ठीक है, तो ये होता है एक तरीके से, ये दीर्घ परासी है। ये कैसे होता है? लघु परासी। क्यों? क्योंकि इनके जो अवयवीकरण है वो एक तरीके से समान पैटर्न पे डिपेंड नहीं करते। ठीक है, नेक्स्ट बात करें, ये जो ठोस होते हैं वे होते हैं विषम देशिक प्रकृति के। कैसी प्रकृति के होते हैं? विषम देशिक प्रकृति के, या फिर विषम देशिकता का ये क्या दर्शाते हैं? गुण दर्शाते हैं। जबकि उधर जो उपस्थित ठोस है क्रिस्टलीय ठोस, वे जो होते हैं वो कैसा गुण दर्शाते हैं? समदेशिकता का गुण दर्शाते हैं। समदेशिकता और विषमदेशिकता के बारे में आगे बिंदु के रूप में हम लोग क्या करेंगे? डिटेल स्टडी करेंगे, कंप्लीट इसके बारे में अच्छी से जानकारी ली जाएगी। तो उस कंडीशन में कहना चाह रहा हूँ क्या कि ये कैसे होते हैं? विषमदेशिकता का गुण रखते हैं। और ये कैसे गुण रखते हैं? एक तरीके से समदेशिकता का गुण रखते हैं। इसी प्रकार से आगे हम लोग और देखने का प्रयास करें। इसमें बात करें इनके विदलन के गुण की, इसकी बात करें इनके विदलन के गुण की, अर्थात क्रिस्टलीय जो ठोस हैं उनको जब एक तेज धार वाले यंत्र से या फिर किसी भी औजार से इनको जब काटा जाता है, ठीक है, देन उस स्थिति में ये एक सपाट और समतल सतह के साथ क्या होते हैं? दो अलग अलग भागों में विभाजित होते हैं। जबकि बात करें इसकी एक्सलीय ठोस की, इसे जब किसी तेज धार वाले औजार से, पदार्थ से, यंत्र से काटा जाता है तो देन ये क्या होते हैं? एक तरीके से समतल न होकर के खुरदरी सतहों में क्या होते हैं? दो भागों में क्या होते हैं? विभाजित होते हैं। तो बात करें इनका विदलन करने पर या फिर तेज धार वाले यंत्र से काटने पर समतल सतह में विभाजित होते हैं। जबकि ये कैसे सतह विभाजित होते हैं? खुरदरी सतह। इनकी जो सतह होती है वो कैसी होती है? खुरदरी सतह। इस रूप में डिवाइड होते हैं, खुरदरी सतह के रूप में क्या होते हैं? विभाजित होते हैं। इसी प्रकार से बात करें इनके आरेख की,
इनके मध्य बनने वाले जो ग्राफ है उसकी, तो यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस नहीं है, इसलिए ऊपर थोड़ा सा मैं इसको जगह बना लेता हूँ, खाली नहीं लगा उसको थोड़ा सा। देखिए यहाँ से क्या कहना चाह रहा है, इनका जो शीतलन वक्र है, इनका जो शीतलन वक्र है उसकी बात करना चाह रहा है, उसके बारे में हमें बताना चाह रहा है। ठीक है, तो उस स्थिति में देखो क्या कहना चाह रहा है कि इनका जो शीतलन वक्र है इसका क्रिस्टलीय ठोसों का वो कैसा होता है, असतत होता है, अर्थात ताप परिवर्तन होने पर उनकी जो स्थितियां हैं, ठीक है, उनके अंदर क्या होता रहता है, एक तरीके से चेंजेस आता रहता है, या फिर समय के साथ उनके अंदर आपको टेम्परेचर में क्या होता रहेगा, परिवर्तन होता रहेगा, उनकी जो ग्राफीय स्थिति है वो भी लगातार क्या होती रहेगी, बदलती रहेगी। तो कह सकते हैं इनका शीतलन वक्र जो होते हैं क्रिस्टलीय, उनका शीतलन वक्र कैसा होता है, असतत होता है। कैसा होता है, असतत होता है। जैसे समय के साथ बनने वाला जो ग्राफ है इनका वो इस प्रकार से बनता है। ठीक है, मैं इस स्थिति में कह सकते हैं यहाँ पे डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर आ जाएगा और यहाँ से बात करें इसकी समय की, तो देन उस स्थिति में यहाँ पर बनने वाला जो वक्र है वो कैसा होता है, एक तरीके से असतत होता है। जबकि इनकी बात करें क्रिस्टलीय ठोसों की, इनका जो शीतलन वक्र है वो कैसा होता है, सतत होता है। इनका शीतलन वक्र कैसा होता है, सतत होता है। कैसे, देखिए ठीक है, ये आ गया आपका समय और ये आ गया डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। उस स्थिति में कह सकते हैं कि इनके शीतलन वक्र असतत होते हैं, जबकि क्रिस्टलीय जो ठोस होते हैं इनके जो शीतलन वक्र हैं वो कैसे होते हैं, सतत होते हैं। बात करें इनके एग्जाम्पल्स की, इनके उदाहरण की हम लोग बात करें या चर्चा करें यहाँ से, तो देन उस कंडीशन में विभिन्न प्रकार की जो धातुएं हैं जैसे कि AgC, इसी प्रकार से NaCl, ठीक है, इसी प्रकार से नेफ्थलीन, ठीक है, ये जो सभी पदार्थ हैं वो एक तरीके से कैसे होते हैं, क्रिस्टलीय ठोस होते हैं। जबकि बात करें अक्रिस्टलीय ठोस हो, उदाहरण उस कंडीशन में कांच, प्लास्टिक, रबर, विभिन्न प्रकार के पॉलीमर जैसे PVC, ये सभी जो हैं वो कैसे होते हैं, एक तरीके से अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं। एक बार फिर बताना चाह रहा हूं मैं, क्या ठोस जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, क्रिस्टलीय व अक्रिस्टलीय। क्रिस्टलीय जो होते हैं उनको क्रिस्टलाइन सॉलिड कहा जाता है, अक्रिस्टलीय जो होते हैं उनको एमोर्फस सॉलिड कहा जाता है, एमोर्फस सॉलिड को कहलाते हैं एक तरीके से। उस स्थिति में इनको डिफाइन करने का प्रयास करें, इनकी परिभाषा अलग अलग लिखने की सवाल करें, अपनी बुक के अंदर इनके डिफरेंट और डेफिनेशन दो अलग अलग कंडीशन में पढ़ा रखी है, एक साथ इनके बारे में डिफरेंस और इनकी जो डेफिनेशन उसके बारे में आपको जानकारी दे दी है यहाँ से। तो देखिए क्या कहना चाह रहा है, क्या कि वे ठोस जो या जिनके अवयवी कण जो होते हैं निश्चित ज्यामितीय व्यवस्था रखते हैं, या वे ठोस जो अवयवी कणों की निश्चित ज्यामितीय व्यवस्था रखते हैं, वे सभी के सभी कैसे होते हैं, क्रिस्टलीय ठोस होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड कहलाते हैं। जबकि इधर बात करें वे ठोस जिनके अवयवी कण निश्चित ज्यामितीय व्यवस्था में नहीं होते, अर्थात जिनकी ज्यामितीय व्यवस्था क्या नहीं होती है, निश्चित नहीं होती है, वे सभी ठोस क्या कहलाते हैं, अक्रिस्टलीय, इट मींस एमोर्फस सॉलिड कहलाते हैं। जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं इनके गलनांक क्या होते हैं, निश्चित होते हैं। इनके जो गलनांक होते हैं वो क्या होते हैं, अनिश्चित होते हैं। इनकी जो प्रकृति होती है वो कैसी होती है, दीर्घ पराशी होती है। कैसी होती है, दीर्घ पराशी। और इनकी जो प्रकृति होती है वो कैसी होती है, लघु पराशी। दीर्घ पराशी के लिए मैंने बताया क्या इनका पैटर्न जो है वो एक समान होने के कारण लंबी दूरी तक एक समान अवयवी कण क्या होते हैं, मौजूद होते हैं। ठीक है, देन उसी स्थिति में आगे चलते हैं, इधर ये लघु पराशी होते हैं,
इनकी डैसिकता की गुण की बात करें तो ये जो सभी पदार्थ हैं कौन से क्रिस्टलीय, ये तेज धार वाले यंत्र से या फिर जैसे कैसे कह सकते हैं हम लोग किसी औजार से, ठीक है, इनको जब काटा जाता है तो ये दो समतल सतहों के साथ क्या होते हैं, एक दूसरे से अलग होते हैं, कटते हैं, विभाजित होते हैं। जबकि इधर बात करें जब इनको काटा जाए तो देन ये असमतल सतह या खुरदरी सतह के साथ दो भागों में क्या होते हैं, विभाजित होते हैं। इनके जो बनने वाले वक्र हैं, इनके मध्य बनने वाले जो वक्र हैं वो कैसे होते हैं, शीतलन वक्र जो हैं वो असतत होते हैं, और इनके जो शीतलन वक्र हैं वो कैसे होते हैं, सतत होते हैं। फॉर एग्जांपल AgCu, NaCl, नेफ्थेलिन, ये सभी इसके एग्जांपल हैं क्रिस्टलीय ठोसों के। और बात करें कांच, प्लास्टिक, रबर, PVC आदि जो है वो कैसे ठोस होते हैं, एक तरीके से क्रिस्टलीय ठोस होते हैं। इसी प्रकार से एक गुण और होता है इनकी प्रकृति का, जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं उनकी प्रकृति वास्तविक होती है, जैसे वो होते हैं वो उसी दशा में होते हैं, उनमें कोई चेंजेस नहीं होता, ठीक है, जिस रूप में वो होते हैं उसी रूप में वो देखने के लिए हमें मिलते हैं। तो उनकी प्रकृति क्या होती है, वास्तविक होती है। जबकि जो क्रिस्टलीय जो ठोस अक्रिस्टलीय जो ठोस होते हैं उनकी प्रकृति क्या होती है, आभासी होती है। कैसी होती है, आभासी। उनकी स्थिति, उनके आकार, उनकी संरचना में समय के साथ क्या होता है, परिवर्तन होता है। कैसे, इसका भी एक एग्जाम्पल मैं आपको बताऊंगा। तो एक तरीके से हम लोग इसके गुण के बारे में और चर्चा ऐसे कर लेते हैं। देखिए इसको थोड़ा सा क्लियर कर लेता हूँ यहाँ से। इसलिए जो ठोस होते हैं उनकी प्रकृति जो होती है वो कैसी होती है, वास्तविक प्रकृति होती है। जबकि अक्रिस्टलीय जो ठोस होते हैं वो आभासी प्रकृति के होते हैं। आभासी प्रकृति से मतलब देखिए हम लोगों ने पढ़ा है पिछली क्लासों में या फिर आगे भी हम लोग इससे बुक से क्वेश्चन निकालेंगे। क्या एक क्वेश्चन आएगा आपके सामने कि पुराने जमाने में जो पुरानी इमारतें हुआ करती थी उनके जो शीशे थे वो लंबे समय तक, या विंडो जो खिड़कियां हुआ करती थी उन पर लगे रहने वाले जो शीशे थे वो लंबे समय तक वहाँ उपस्थित होने के कारण ऊपर से पतले व नीचे से क्या होते थे, मोटे होते थे। ठीक है, उसका कारण क्या था, ठीक है, तो उस स्थिति में कह सकते हैं क्या क्या आप लोगों को मालूम है क्रिस्टलीय जो ठोस है, क्रिस्टलीय जो ठोस है, शीशा जो है, कांच जो है क्रिस्टलीय ठोस है, उसकी प्रकृति कैसी होती है, आभासी होती है, वास्तविक नहीं होते हैं वो। क्यों? क्योंकि जो शीशे थे वो लंबे समय तक ऊपर से नीचे की ओर मेल्ट होकर के या बहुत धीमी गति से प्रवाहित होकर के कहाँ एकत्रित हो जाया करते थे, नीचे की ओर एकत्रित हो जाया करते थे, जिससे नीचे से वो मोटे और ऊपर से क्या हो जाया करते थे, पतले। अर्थात उनकी स्थिति और आकार में क्या आ जाया करता था, परिवर्तन आ जाया करता था। इसलिए उनको कौन सी प्रकृति के रूप में जाना गया, आभासी प्रकृति उनकी जानी गई। जबकि जो क्रिस्टलीय जो ठोस होते हैं उनकी प्रकृति किस रूप में पड़ी हुई है, वास्तविक प्रकृति, जैसे वो होते हैं उस दशा में वो लंबे समय तक रहते हैं। ठीक है, तो इसलिए हम लोग कह सकते हैं इनको क्या, हम इसकी वास्तविक, जैसे कि अपने जो चट्टानें होती है ग्रेनाइट की, वो लंबे समय तक रुकी रहती है, लंबे समय तक टिकी रहती है, लेकिन उनमें कोई चेंजेस नहीं आता। ठीक है, लंबे समय निकाल पर भी, तो उस स्थिति में हम लोग कह सकते हैं कि इनकी प्रकृति जो है वो रियल होती है, वास्तविक प्रकृति होती है। जबकि दूसरे जो ठोस हैं क्रिस्टलीय प्रकार के, उनकी प्रकृति कैसी होती है, आभासी प्रकृति होती है। तो उसी स्थिति में हम लोग इनके डिफरेंस को भी यहाँ से पढ़ सकते हैं, इनकी डेफिनेशंस भी आप लोग यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, तो इसमें आपको ये बात समझ आई होगी, जहाँ तक उम्मीद करता हूँ। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इससे संबंधित कुछ छोटे क्वेश्चंस जो हैं उनके बारे में हम यहाँ चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, एक बार देख लीजिए आप इसको। चलिए हम आगे चलते हैं, उनके क्वेश्चंस के संबंधित जो जानकारी है, क्या क्या क्वेश्चंस इसमें से आपसे क्लियर किए जा सकते हैं, सामने आ सकते हैं आपके एग्जाम में। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने, कांच एक अतिस्थिर द्रव होता है क्यों? क्वेश्चन आपके सामने, कांच एक, सब रिकॉर्ड कर लो, कांच एक अति, सबसे पहले तो मैं बात बताना चाहूँ कि अतिस्थिर द्रव होता क्या है, कहते किसे हैं,
देन इसको हमने थोड़ी देर पहले एक शब्द से डिफाइन किया कि सेंटेंस के साथ में इसको पढ़ा था क्या कि आभासी प्रकृति इसकी होती है एक क्रिस्टलीय ठोस होती है, और कांच हमारे सामने एक प्रकार से कैसा ठोस है, एक क्रिस्टलीय होता है। हम लोग इसके लिए कांच एक क्रिस्टलीय ठोस होता है। कैसा ठोस होता है, एक क्रिस्टलीय ठोस होता है। कांच एक कैसा ठोस होता है, एक क्रिस्टलीय ठोस होता है। ठीक है, अब यह कहा जाए कि कांच एक एक्सले ठोस है, एक्सले ठोस है तो उसकी प्रकृति कैसी होगी, वास्तव में आभासी। कैसी प्रकृति का होगा ये, आभासी प्रकृति। इट मींस ये उस रूप में लंबे समय तक नहीं रह सकता जिस रूप में वो था। ठीक है, उस कंडीशन में इसकी प्रकृति कैसी होगी, आभासी प्रकृति होगी। तो हम कह रहे हैं यहां से कांच एक अतिशीतित द्रव होता है। क्यों, क्योंकि कांच एक एक्सलीय ठोस है, उसकी प्रकृति कैसी होती है, आभासी होती है। इट मींस तापानुशीतलन के कारण, मतलब ताप उनके बार-बार टेम्परेचर में चेंज होने पर, उन पर बार-बार टेम्परेचर दिए जाने पर उनकी स्थिति जो है उसमें क्या आ जाता है, चेंजेस आ जाता है। इट मींस ये जो शीशे होते हैं वो ऊपर से मोटे सॉरी पतले और नीचे से क्या हो जाते हैं, मोटे हो जाते हैं। क्यों, क्योंकि आभासी प्रकृति होने के कारण ये ऊपर से नीचे की ओर क्या होते हैं, प्रवाहित होते हैं। ऊपर से नीचे की ओर क्या करते हैं, बहने लगते हैं। तो कह सकते हैं कांच एक क्रिस्टलीय ठोस होता है। लगातार तापानुशीतन के कारण ये बहकर नीचे की ओर एकत्रित हो जाते हैं। अर्थात यही कारण है या कारण होता है पुरानी इमारतों के शीशे ऊपर से पतले व नीचे से मोटे होते हैं। ठीक है, इसका आंसर आप लोगों को मिल गया होगा। और इसी वजह से इनको क्या कहा जाता है, अतिशीतित द्रव, क्योंकि लंबे समय के बाद में धीरे धीरे बहकर के क्या पहुंचते हैं, नीचे की ओर पहुंचते हैं। इसीलिए इनको क्या कह सकते हैं, अतिशीतित द्रव कह सकते हैं। तो यहाँ से देख सकते हैं कांच एक क्रिस्टलीय ठोस होते हैं, इनकी प्रकृति कैसी होती है, आभासी प्रकृति होती है। इट मींस तापानुशीतन के कारण या लगातार ताप उस पर डाले जाने के कारण या ताप दिए जाने के कारण ये बहकर के नीचे की ओर एकत्रित होते हैं। और वो जो बहने की गति होती है, ठीक है, कह सकते हैं बहने की गति बहुत धीमी होती है। इसलिए इसको क्या कह सकते हैं हम लोग, अतिशीतित द्रव इसको हम लोग कह सकते हैं। इसी प्रकार से एक क्वेश्चन और बनकर के हमारे सामने आता है क्या, कि पुरानी इमारतों के शीशे जो होते हैं वो दूधियापन लिए हुए होते हैं। तो देन उस कंडीशन में वही एक तरीके से कह सकते हैं आभासी प्रकृति के बारे में, क्योंकि उनका जो रंग है वो लगातार ताप होने गिरने पर उनकी जो पारदर्शिता है वो समाप्त हो जाती है, वो थोड़े धुंधले नजर आने लगते हैं हमें। ठीक है, उस कंडीशन में उसको क्या कह सकते हैं, कैसे दूधियापन बोल सकते हैं। बस कह सकते हैं कि पुरानी जो इमारतें होते हैं उनकी जो शीशे होते हैं वो हल्का दूधियापन लिए हुए होते हैं। ठीक है, तो ऐसा भी आप लोग इस क्वेश्चन के द्वारा या इस क्वेश्चन के माध्यम से उसका आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, आज की क्लास का हम लोग यही समापन करते हैं। कल पढ़ेंगे क्रिस्टलीय ठोस जो है, ठीक है, इनके जो गुण हैं, उनमें कौन कौन से गुण पाए जाते हैं, या फिर क्रिस्टलीय जो ठोस हैं उनका क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण, ठीक है, और समदैशिकता और विषमदैशिकता से संबंधित जानकारी प्राप्त करेंगे। थैंक्स बहुत बहुत।